आपने देखा होगा कि नदियों में क्या होता है, छोटे छोटे कंटेनर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मानो कि हमारे को यूपी से वेस्ट बंगाल कोई सामान भेजना है। यूजुअली आता है वो मालगाड़ी से आता है, छोटा कोरियर होगा तो प्लेन से चले आएगा, सड़क से भी जाता है। लेकिन इन सब में क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह और ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। भारत सरकार ने एक चीज़ सोची कि क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी है, यूपी से लेके वेस्ट बंगाल तक जाती है। हम एक काम करते हैं, नदी तो सीधी जा रही है बिल्कुल, नदी में एक शिप रख देते हैं, उसके अंदर सामान, और वो सामान सीधा गंगा नदी के किनारे कलकत्ता पहुंच जाएगा और वहां से जिसको भेजना भेज देंगे। इसे कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है ऐसा पानी जो देश के अंदर है, देश की बाउंड्री के अंदर है, देश की सीमाओं के अंदर है, और उसमें हम कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को, सामान को। इनलैंड वाटरवेज कहते हैं इसको। यूजुअली आपने जो छोटी क्लासेस होती हैं स्कूल में, वहां पे आपने पढ़ा होगा रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े होंगे। वाटरवेज में ही एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। देखिए, दो तरीके के वाटरवेज होते हैं। एक समंदर में, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी वगैरह में आपका शिप घूम रहा है, वो हो गया एक वाटरवेज। दूसरा वाटरवेज होता है जो देश के अंदर नदियों को आपस में कनेक्ट करते हुए ऐसे शिप वगैरह चलाता है, उसे कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस बिल के एनालिसिस में, जो इनलैंड वेसल्स बिल 2021 है, यहां पे बात ये होने वाली है कि नदियों में जो व्हीकल्स चलेंगे, नदियों में जो फेरी, शिप, कंटेनर, ये सब चलेंगे, इनके क्या रूल्स होंगे, ये कैसे चलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पे क्या रोल रहेगा, और किस तरीके से इस पूरे इनलैंड वेसल को रेगुलेट किया जाएगा। यह बिल रिसेंटली मॉनसून सेशन में लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया था। इसके क्या प्रोविजंस है प्री इंटरव्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में बात करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूज करना है रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग क्लासेस एंड कोर्सेज। अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है उसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, एंड ऑल्सो सितंबर इज द लास्ट मंथ इस पर्टिकुलर प्राइस पे। अक्टूबर से प्राइस हाइक हो रहा है। 15 सितंबर से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल भाषा में, जहां पे अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। 2022 और 23 की तैयारी आपकी अनअकैडमी में हो जाएगी बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। इसमें मेरे भी कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी का मेरा कोर्स है 1 साल वाले बैच में, और 2 साल वाले बैच में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहा हूं। तो पॉलिटी और आईआर के लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपको एनरोल करना, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। 15 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, आपको ज्वाइन करना है। संडे को आपको पता ही है सुबह 11 बजे हमारा गेमिफाइड वर्जन होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं क्वेश्चन सेट करते हैं और आपको सोल्यूशन भी बताते हैं। अनअकैडमी पे रिसेंटली एक नया फीचर आया जिसका मतलब है रेज अ हैंड। वैसे क्या होता था कि आप अगर डाउट पूछते थे तो कमेंट में टाइप करके पूछते थे, लेकिन अब अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो, आपको सिंपली अपना हाथ खड़ा करना है। एजुकेटर के साथ आप वन ऑन वन बात कर सकते हो जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, राइट। तो रेज अ हैंड फीचर आया जहां पे आप ओरली अपने डाउट सारे एजुकेटर से पूछ सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। तो हम बात कर रहे हैं इनलैंड वेसल्स बिल 2021 की। ये जो कानून है इनलैंड वेसल्स बिल 2021, ये बेसिकली रिप्लेस करता है किसको, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917। 1917 में अंग्रेजों ने एक कानून पास करा था इनलैंड व्हीकल्स के लिए। ये जो नदियों में शिप, बोट, फेरी वगैरह चलते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने 1917 में एक कानून पास करा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि यह कानून बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो गया था। एक तो 100 साल पुराना। इस कानून के अंडर हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग कानून हुआ करते थे। हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग रूल्स थे। बिहार के अलग, उत्तर प्रदेश के अलग, वेस्ट बंगाल के अलग, मध्य प्रदेश के अलग। इससे प्रॉब्लम यह हो रही थी कि पूरे इंडिया में इनलैंड वेसल्स के यूनिफॉर्म रूल्स नहीं थे, कि अगर आपको एक शिप बिहार से लड़े से तमिलनाडु भेजना है, या आपको एक शिप उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल भेजना है, तो जैसे ही उत्तर प्रदेश की बाउंड्री क्रॉस होगी, एक अलग सेट ऑफ रूल्स लगने लगेगा बिहार में, एक अलग सेट ऑफ रूल्स लगने लगेगा वेस्ट बंगाल में। मतलब कि जैसे जैसे स्टेट चेंज होगा, शिप के ऊपर लगने वाले रूल भी पलटते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह आ रही थी कि जो शिप ड्राइवर था, शिप ओनर था, उनको अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन का सामना करना पड़ रहा था, और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रही थी। यहां पे यह भी रूल था कि अगर आप एक स्टेट की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो
फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश से निकले, जैसे ही आप उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आप बिहार में घुसे, जब आप बिहार क्रॉस कर रहे हो तो आपको बिहार की सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आप वेस्ट बंगाल पहुंचे, वेस्ट बंगाल से निकल के आप मान लो कहीं और जा रहे हो, आगे आसाम वगैरह जा रहे हो, तो आपको वेस्ट बंगाल की सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हर सरकार के अपने अलग रूल होते थे और शिप जो था वो घंटों घंटों दिन दिन तक ऐसे बॉर्डर चेकपोस्ट पे खड़ा रहता था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि हर स्टेट के रूल्स अलग होते थे। ये जो 1917 का कानून था बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड था और इसकी वजह से हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रही थी। भारत सरकार ने सोचा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हुए, सीमलेस मूवमेंट को प्रमोट करते हुए, ये जो नॉन यूनिफॉर्म रूल्स हैं इनको हटाते हुए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे रूल्स में यूनिफॉर्मिटी होगी और पूरे भारत में एक ही प्रकार के रूल्स लगेंगे जिससे कि सीमलेस मूवमेंट ऑफ शिप्स हो सके। इससे पहले मैं आपको एक कानून के बारे में और बताना चाहूंगा और वो कानून है नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। भारत सरकार ने 2016 में एक कानून पास करा और इसके अंदर 111 नदी वाले रस्तों को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कि 111 नदियों के रूट को यह बोला गया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। आपको पता है जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, जैसे कि नेशनल एयरवेज रूट्स होते हैं, ऐसे ही नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करेगा 111 अंडर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। मतलब कि 2016 के कानून के अंदर हमने यह बोला कि हमारे पानी में वाटरवेज होंगे, नेशनल वाटरवेज। मतलब कि ऐसा मानो पानी का हाईवे है ये, कि जैसे हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे ट्रक और गाड़ियां जो हैं 80, 90, 100 की स्पीड पे चलते हैं, गाड़ियां तो 140 तक चली आती हैं। वैसे ही ये एक तरीके से पानी का हाईवे है जहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी और जो बोट और शिप है वो बिना रुके फट से एकदम ऐसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चलाएगा। ऐसा मानो कि पानी का हाईवे है। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे अंडर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। ये ध्यान रखोगे बात। अब सरकार ने यह कहा कि यार देखो, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर तो कर दिए, लेकिन इस हाईवे के ऊपर कुछ चलना भी तो चाहिए। कहने का मतलब है भारत सरकार ने अगर नेशनल हाईवे घोषित कर रखे हैं सड़कों पे, उसके बाद सरकार मोटर व्हीकल एक्ट भी तो लेके आई थी जिसके अंदर ट्रक कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी, ट्रक का डिजाइन क्या होगा, गाड़ी का डिजाइन क्या होगा, कौन सा इंश्योरेंस चाहिए होगा, एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा, ड्राइवर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसको कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, कहां से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, कौन लाइसेंस देगा, व्हीकल का पोल्यूशन करवाना है, ये सारी बातें तो आपको पता ही हैं। आप सब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर ट्रक वगैरह देखे होंगे आपने अपने आसपास, वो कागज लेके घूमते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी चाहिए होता है। कई बार आपको पुलिस रोक लेती है तो वो कहती है आरसी दिखाओ हमारे को। रूल्स होते हैं ट्रैफिक के। ये सारा कैसे मैनेज होगा? मतलब कि आपने नेशनल वाटरवेज एक्ट के अंडर हाईवे तो घोषित कर दिया पानी का, लेकिन उसके अंदर अलग अलग शिप, फेरी और ये जो कंटेनर चलेंगे, इनके क्या रूल्स होंगे, क्या डिजाइन होगा, कौन चलाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन कंडक्टर वगैरह होगा। कंडक्टर मतलब क्रू का मतलब ये होता है कि जैसे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, एक तो हो गया कैप्टन, पायलट, और फिर जो केबिन क्रू होता है, एयर होस्टेसेस और स्टूवर्ड्स जो होते हैं, केबिन क्रू जो होता है वो फ्लाइट उड़ाने में मदद करते हैं पायलट की, कि पायलट अपना फ्लाइट उड़ा रहे हैं और पीछे जो केबिन क्रू होता है वो ये देखता है कि फ्लाइट सेफली उड़े, मतलब कि कोई पैसेंजर कुछ गलत नहीं कर रहा है। वैसे ही यहां पे अपना वाटरवेज में भी जो शिप चलेगा, कंटेनर चलेगा, उसमें भी ऐसे लोग होने चाहिए जो देखेंगे कि शिप ठीक से चल रहा है, सेफ है या नहीं है। ये सारे रूल्स क्या होंगे? इसके लिए भारत सरकार ने 1917 के कानून को हटाते हुए एक नया कानून पास करा जिसका नाम है इनलैंड वेसल्स बिल 2021। यह है इसकी पूरी भूमिका जो आपको मेंस और एसए में लिखनी है इंट्रोडक्शन पार्ट में। इस बिल के अंदर भारत सरकार ने बोला कि हमारे को 1917 के कानून में प्रॉब्लम यह आ रही थी कि 1917 में हर स्टेट के अपने खुद के रूल्स अलग थे। यहां पे सरकार ने बोला कि सारे के सारे रूल्स केंद्र की सरकार बनाएगी, सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और उन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मतलब कि रूल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सिंगल सेट ऑफ रूल्स होने के लिए, यूनिफॉर्म रूल्स के लिए केंद्र सरकार रूल्स बनाएगी और हर स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने का। राइट। सवाल उठता है कि ये जो बिल है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं।
ये जो बिल है सबसे पहले कहता है कि हमारे को पानी में सेफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को प्रमोट करना है और पूरे देश में कॉमन सेट ऑफ रूल्स लेके आना है, यूनिफॉर्मिटी नेविगेशन लानी है। इसके अलावा जितना भी सामान और जितने भी लोग इनलैंड वेसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप नदी में बैठ के जा रहे हो, ऐसे वेसल्स में बैठ के जा रहे हो, तो आपकी सुरक्षा या फिर आपने कोई बिजनेस करा, आपने सामान भेजा, कंटेनर भेजा, उसकी सुरक्षा, लाइफ और कार्गो की सुरक्षा के लिए इसी बिल के अंदर प्रावधान किए गए हैं। साथ के साथ हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये जो वेसल्स नदी के अंदर चलेंगे, इनको किस तरीके से पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके और ये जो पानी में अलग अलग केमिकल्स वगैरह डिस्चार्ज करेंगे, सीवेज डिस्चार्ज करेंगे, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, ये प्रोविजंस भी इस बिल में है। सबके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अभी मैं एक फ्रेमवर्क तरीके से आपको बता रहा हूं कि इस बिल में क्या क्या बात करी गई है। इसके अलावा ये जो वेसल्स हैं, वेसल्स का मतलब ये जो शिप और ये कंटेनर वगैरह जो पानी में चलेंगे, इनका किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। भारत सरकार कहती है कि इनका ई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और एक डेटाबेस बना देंगे सेंट्रल लेवल पे, जहां पे जितने भी हमारे यहां वेसल्स हैं नदियों में चलने वाले, उनका एक सिंगल डेटाबेस बना देंगे। पूरे देश में वही डेटाबेस अवेलेबल होगा। साथ के साथ इनकी इंश्योरेंस किस तरीके से होगी, और मान लीजिए अगर कोई शिप नदी में डूब गया, उसमें होल हो गया, वो टूट गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उसे कहते हैं रेक एंड सैल्वेज। रेक एंड सैल्वेज का मतलब होता है कि अगर कोई जहाज डूब रहा है, अगर कोई कंटेनर डूब रहा है, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसे बोलते हैं रेक एंड सैल्वेज। मतलब कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉल्यूशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेक एंड सैल्वेज, पेनल्टी। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कोई ड्राइवर ठीक से वेसल नहीं चला रहा, कोई कंडक्टर गलत काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन स्मगलिंग कर रहा है, उन सब के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ के साथ नॉन मैकेनिकल वेसल्स जो हैं, उनके भी प्रोविजंस इसी बिल में दिए गए हैं। नॉन मैकेनिकल वेसल्स का मतलब होता है बोट जो हाथ से चलाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो रिवर राफ्टिंग वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें हाथ से ऐसे डंडा मार के जो है बोट आगे चलाई जाती है। तो बेसिकली नदी में दो तरीके के व्हीकल्स चलते हैं, एक जिनके अंदर इंजन लगा होता है और जिसके अंदर आप पेट्रोल डीजल डालोगे तो वो चलेगा, राइट, जैसे शिप वगैरह हो गए, फेरीज हो गई, राइट। लेकिन नॉन मैकेनिकल व्हीकल्स वो होते हैं जो ऐसे डंडा मार के चलते हैं, उन्हें नॉन मैकेनिकल व्हीकल्स कहते हैं। वो जो नॉन मैकेनिकल व्हीकल्स हैं वो भी इस बिल के अंडर कवर किए जाते हैं। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये जो शिप्स हैं और ये जो कंटेनर्स वगैरह नदी में पानी में चलेंगे, ये आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। आपस में कम्युनिकेशन क्या करना है सर, मतलब कि मान लो एक शिप निकल रहा है, उसको दूसरे शिप वाले ड्राइवर को अपने जीपीएस में देख के बताना भी तो पड़ेगा कि मैं यहां से निकल रहा हूं, तुम एकदम से राइट टर्न मत ले लेना वरना एक्सीडेंट हो सकता है। आपने देखा होगा एयरप्लेन्स में भी तो कम्युनिकेशन होता है कि मैं इतने डिग्री नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूं, अब मैं यहां से जा रहा हूं, वैसे जा रहा हूं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन। वैसे यहां पे भी होगा कि शिप्स का आपस में एक्सीडेंट ना हो जाए नदियों में, उसके लिए भी तो हमारे को प्रावधान करना है यहां पे, वो भी इसमें दिया हुआ है। फायर सेफ्टी हो गई, नेविगेशन सिस्टम्स हो गया, वो सारी बातें इस बिल में करी गई हैं। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, मान लो ये पूरा एरिया है, ये नदी है, ये पानी है, इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देगा। इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देगा, जोन 1 2 3 4 एटसेट्रा। सर इसका क्या मतलब हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पानी को जोन्स में डिवाइड कर देगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइट शिप्स जाएंगे, यहां पे थोड़े और हैवी शिप्स जा सकते हैं, यहां पे बहुत ही हैवी शिप्स जा सकते हैं, और इस एरिया से सबसे ज्यादा हैवी शिप्स निकलेंगे, मतलब कि वेट के अकॉर्डिंग, साथ के साथ वेव हाइट के अकॉर्डिंग। वेव हाइट का मतलब होता है कि कहां पे पानी ऊपर चढ़ा हुआ है और कहां पे पानी नीचे उतरा हुआ है, पानी की डेप्थ और पानी की जो लहरें हैं उसके हिसाब से भी इन एरियाज को स्टेट गवर्नमेंट कैटेगराइज करेगी। कहीं पे अगर पानी की लपटें बहुत ज्यादा हैं तो वहां पे छोटा शिप नहीं भेजेंगे, वो डूब सकता है, वहां पे सिर्फ बड़ा शिप भेजेंगे। कहीं पे पानी की लपटें थोड़ी कम है तो वहां पे छोटा शिप भेज सकते हैं, सेफ है, वो डूबेगा नहीं। इस तरीके से वेव हाइट के बेसिस पे शिप्स को जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। वेव हाइट के बेसिस पे जोन्स में शिप को भेजा जाएगा, मतलब कि पूरे पानी को
लहरों के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू जोन्स। ये काम स्टेट गवर्नमेंट करेंगी अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के पानी का, कि आसाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा का देखेगी, उत्तर प्रदेश जो है गंगा यमुना का देखेगा, उस तरीके से कि उनमें जोन्स किस तरीके से क्रिएट करने की, हाँ ये वाली जो लेन है यहां पे पानी की लहरें कम होती हैं, ये वाली लेन यहां पे पानी की लहरें ज्यादा हैं। उस तरीके से आप अपने ज्यूरिसडिक्शन के पानी को जोन्स में डिवाइड करोगे और ये इंश्योर करोगे कि जो जोन आपने डिमार्केट करा है उसको ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है, और लाइट वाला शिप यहां से निकल रहा है, हैवी वाला शिप वहां से निकल रहा है, उस तरीके से ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा। राइट। सवाल उठता है कि अब आते हैं थोड़ा स्पेसिफिक्स पे। अभी तक तो मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात कर रहा था, अभी तक मैं ब्रॉड बात कर रहा था, अब मैं आता हूं स्पेसिफिक्स पे कि ये जो हमारा बिल है इनलैंड वेसल बिल, और इसमें मैंने आपको बताया दो तरीके के वेसल कवर होते हैं, एक मैकेनिकल जिनमें इंजन लगा होता है और एक नॉन मैकेनिकल जो हाथ से चलाने वाली बोट होती है। भारत सरकार ने इस बिल में बोला कि ये जो मैकेनिकल इनलैंड वेसल्स होते हैं, ये जो मैकेनिकल इनलैंड वेसल्स होते हैं, ये होते हैं शिप्स, बड़े बड़े कंटेनर्स या फिर फेरीज। सवाल उठता है कि भारत सरकार इनको रेगुलेट कैसे करेगी, भारत सरकार इनको कंट्रोल कैसे करेगी। भारत सरकार इनको सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कंट्रोल करेगी कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा जो है लोगों को ले जाने के लिए और कौन सा गुड्स को ले जाने के लिए। उसके अलावा कौन सा शिप है, कौन सा कंटेनर है, कौन सा फेरी है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार अप्रूव करेगी कि ये जो शिप्स हैं इनका डिजाइन किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि डूबे ना। और जब भी ये शिप डिजाइन किया जाएगा, इसको एक अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होगा कि सर देखिए मैंने इस तरीके का शिप जो है डिजाइन करा है, क्या आपका अप्रूवल है। अगर अप्रूवल मिलता है तो ही ये शिप पानी में उतरेगा, वरना पानी में नहीं उतरेगा। तो भारत सरकार ने बोला कि हम एक तो क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड अपॉन द यूजेज, साइज, अदर क्राइटेरिया, और डिजाइन जो है वो आपका अप्रूव होना चाहिए। आप हमारे को बताओ कि किस डिजाइन का आप शिप बनाने वाले हो और फिर उस डिजाइन को अप्रूव करवाओ, तभी इसको हम पानी में उतरने देंगे। इसके अलावा जितने भी शिप्स नदी में पानी में चलेंगे उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक सबसे पहले इन्हें चाहिए होगा सर्वे सर्टिफिकेट। सर्वे सर्टिफिकेट का मतलब है कि यह कौन से जोन में चल सकता है, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में, जोन 4 में। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पानी की लहरों की हाइट के बेसिस पे एक एरिया को अलग अलग जोन्स में डिफाइन कर देंगे। तो कौन से जोन में चल सकता है उसके लिए सर्वे सर्टिफिकेट कि हाँ ये जो व्हीकल है जोन 3 का व्हीकल है, ये जो व्हीकल है जोन 4 का व्हीकल है, लाइक दैट। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि जब भी आपने नया शिप खरीदा उससे पहले रजिस्टर करवाओ, जैसे गाड़ी को करवाते हैं। उसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ये कौन देगा, रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स। ये ऑफिस का नाम ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा कि अगर आपने नया शिप खरीदा है पानी में चलाने के लिए तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स ये सर्टिफिकेट देंगे। जो रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स हैं ये उसको सर्टिफिकेट देंगे चलाने का, और ये रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मतलब कि आप मान लीजिए आप इस टाइम बिहार में हैं, आपने सोचा कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू करता हूं कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मैं टेक्सटाइल या जो भी है उसे जो है बेचा करूंगा। आपने शिप खरीदा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो सर्वे सर्टिफिकेट चाहिए कि कौन से जोन में चल सकता है। उसके अलावा बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स को अपॉइंट करेगी। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स को अपॉइंट किया जाएगा ये आपकी नई बोट को, नए शिप को सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये व्हीकल जो है रजिस्टर्ड है, इसका डिजाइन वगैरह अप्रूव्ड है, अब ये पानी में गंगा नदी में उतर सकता है। इसके अलावा हर व्हीकल को इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होगा। जितने भी ये वेसल्स हैं इनको अपना इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। साथ के साथ ये बिल के प्रोविजन से कहते हैं कि अगर कोई हैजार्ड होता है, अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस केस में जो शिप के ड्राइवर हैं वो फटाफट से एक अलर्ट जनरेट करेंगे। मान लीजिए कोई ऑयल का लीकेज हो गया, कहीं पे शिप में आग लग गई, कहीं पे शिप में होल हो गया और वो शिप डूब रहा है, लगता है कि दूसरे शिप से एक्सीडेंट हो सकता है, फायर लग गई, कोई भी इस तरीके का अगर हैजार्ड हो रहा है तो शिप के ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले यहां पे जनरेट अलर्ट करेंगे कि हाँ यहां पे पास मत आना, कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो उस जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये उसका इन्वेस्टिगेशन करें। मतलब कि जहां पे भी एक्सीडेंट हुआ उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इस पूरे के पूरे फसाद की, इस पूरे के पूरे हैजार्ड की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि हर वेसल में
मिनिमम कितने लोग होने चाहिए हर वेसल में, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला आज मैं निकला गड्डी लेके उस रास्ते पे मोड़ आया, ऐसा नहीं करना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हर शिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, कि अगर बोट है तो मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, बड़ा शिप है तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। उस तरीके से सरकार जो है शिप के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर तय करेगी कि हर शिप में कितने लोग होने चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ड्राइवर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, वहां पे जो इंजीनियरिंग का स्टाफ होगा, दूसरे लोग होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनको कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सी ट्रेनिंग करवानी होगी। जैसे अपना पायलट वगैरह के केस में होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के केस में होता है कि क्वालिफिकेशन होती है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपको गाड़ी के ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर भी रूल्स देगी कि हाँ भैया देखो, अगर आप शिप के ड्राइवर हो तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शिप का क्रू हो, इंजीनियर हो तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे भी अलग अलग लोगों की क्वालिफिकेशन को ले डाउन करेगी। नाउ हमने बात करी थी कि शिप के जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, कि शिप जो है पोल्यूशन ना फैलाए, ये सारे जो नॉर्म्स हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स, वो भी यहां पे दिए गए हैं। हर वेसल को स्टेट गवर्नमेंट से पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हां ये जो व्हीकल है ये नदियों में पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, और आप पोल्यूटेंट्स को पानी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हां, इस बिल में यह बोला गया है कि थोड़ा बहुत सीवेज जो है, जो थोड़ा बहुत सीवेज है उसको आप पानी में डिस्चार्ज कर सकते हो, कि शिप पे जो लोग रह रहे हैं वो ऑब्वियसली टॉयलेट वगैरह यूज करेंगे, तो वहां का जो सीवेज है वो आप पानी में डिस्चार्ज कर सकते हो एक पर्टिकुलर लिमिट तक। लेकिन हैजार्डस केमिकल्स, ऑयल्स एंड दूसरे सब्सटेंसेस, प्लास्टिक वगैरह, ये सब किसी भी हाल में नदियों में डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये सब नदियों में नहीं जाना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेसल्स को पोल्यूशन सर्टिफिकेट देगी। आपको पता होगा हम अपने गाड़ी, स्कूटर, बाइक का पोल्यूशन चेक करवाते हैं और फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगवाते हैं, राइट। वैसे ही इन वेसल्स को भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा बिल बोलता है कि इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए हम एक डेवलपमेंट फंड बनाएंगे। एक डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिससे कि जो पोल्यूशन है उसको और ज्यादा कम किया जा सके और इनलैंड नेविगेशन को प्रमोट किया जा सके। इस फंड में जो पैसा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के अंडर देंगी, कोई पुराने शिप्स वगैरह को बेच के, और इस तरीके से पैसा खड़ा किया जाएगा इस डेवलपमेंट फंड के लिए। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का एक डेवलपमेंट फंड क्रिएट करेगी। साथ के साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस बिल के अंदर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल टाइप दोनों के व्हीकल्स कवर होते हैं। मतलब कि जो मैकेनिकल व्हीकल्स हैं जिनमें इंजन लगा होता है वो तो कवर हो ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जैसे हाथ से चलाने वाली बोट होती है, नॉन मैकेनिकल बोट, वो भी इस इनलैंड वेसल्स बिल्स के अंदर कवर होती है। यहां पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट में, आपको पता है कि हमारे यहां डिसेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल लेवल बॉडीज, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो यह बोला गया कि जो नॉन मैकेनिकल व्हीकल्स हैं उनका रेगुलेशन लोकल लेवल की बॉडीज करेंगे। मतलब कि जो नॉन मैकेनिकल बोट्स हैं, ऐसे हाथ से चलाने वाली बोट्स हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, डेटा, एडवाइजरी, ये सब म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत करेंगे। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। कहने का मतलब है अभी तक हमने देखा कि जो मैकेनिकल बोट्स हैं, मैकेनिकल शिप्स हैं, वहां पे रेगुलेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या रूल्स को इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। सारे रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इंप्लीमेंट करा स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन नॉन मैकेनिकल व्हीकल्स और बोट्स के केसेस में लोकल लेवल बॉडीज को एक काम डेलीगेट कर दिया जाएगा और जो लोकल लेवल की बॉडीज हैं वो इन नॉन मैकेनिकल बोट्स का रेगुलेशन करेंगी। तो ये है इनलैंड वेसल बिल के प्रोविजन। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुदत गुप्ता, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करिए और 15 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। लेट्स क्रैक इट।